अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान। सीटेट 2021 सीडीपी प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं कि सभी मौलमीन व मौलमात तैयार करदा वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट 4 में भी हम सीटेट में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनके जवाबात को इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। सवालात से पहले सभी व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के चंद सवालात जो सीडीपी में अक्सर पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, गुज़िस्ता प्रैक्टिस सेट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस को देखे थे और उनके आंसर्स को देखे थे। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रैक्टिस सेट 4 में इंशाल्लाह यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। इंटेलिजेंस के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट दिए गए ऑप्शन में सही है। ऑप्शन 1 है, इंटेलिजेंस इज़ ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। कि इंटेलिजेंस यानी जहानत एक ऐसी एबिलिटी है जो बच्चे के पैदाइश के वक्त डिटरमाइन हो सकती है, मालूम हो सकती है। ऑप्शन 2 है, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इंटेलिजेंस जो है हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं एक आला मियारी टेस्ट के ज़रिए। ऑप्शन 3 है, इंटेलिजेंस इज़ ए यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेड। इंटेलिजेंस एक यूनिटरी फैक्टर है, यानी कि क्या कहेंगे, यह कामिल जुज़ है और सिंगल ट्रेड है। ऑप्शन 4 है, इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। तो यहाँ पर चारों भी ऑप्शन देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर में जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस इज़ ए मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। आपने जहानत के मुख्तलिफ अज्जा पढ़े हैं थ्योरीज़ के अंदर, नज़रियात के अंदर, जिसके अंदर आपने वाज़े तौर पर देखा है कि जहानत के कसीरुल आमिल नज़रियात भी हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरीज़ भी हैं, इंटेलिजेंस के कसीरुल आमिल मजमूआ भी हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ उसके जुज़ बताए गए हैं। तो इसलिए इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम many of which are original solutions. रूही इज़ डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन। कि रूही हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस सोचती हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो ओरिजिनल होते हैं, और ये जो सोच है रूही की, तो ये किस तरह की खसूसियत को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन 1 है क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन 2 है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन 3 है रिजिड थिंकिंग, ऑप्शन 4 है ईगोसेंट्रिक थिंकर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 में जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी एक प्रॉब्लम को लेकर मल्टीपल सॉल्यूशन को सोचना, तो ये जो क्रिएटिविटी है, तो ये क्रिएटिव थिंकर्स के अंदर होती है कि किसी एक सॉल्यूशन को, किसी एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ पहलुओं से उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching dash learning process a teacher should। अब यहाँ पर सवाल को समझने की ज़रूरत है कि इन ए सोल्यूशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन अ टीचिंग। तो ये तो इनिशियल जो पार्ट है क्वेश्चन का, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन के अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कम करते हैं, कौन से स्टूडेंट्स है वो जो पार्टिसिपेशन कम कर रहे हैं, टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन ए टीचिंग। डिप्राइव्ड ग्रुप कहते हैं कि जो महरूम हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ से, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वो फैसिलिटीज़, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ उनको दस्तयाब नहीं हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम डिप्राइव्ड ग्रुप कहते हैं। इस तरह की टीचिंग में टीचर क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1, आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। अभी ऐसे डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चे अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लर्निंग के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उनको ये कहना चाहिए कि वो स्कूल से विड्रॉ कर दें, यानी कि निकल जाए यहाँ से। ऑप्शन 2 है, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़। कि टीचर को इस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑप्शन 3 है,
लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, कि ऐसे स्टूडेंट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जो डिप्राइव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन 4 है रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 13 का, ये सही आंसर है। यहाँ पर पेडागॉगी आपकी चेक की जाती है कि आप एज ए टीचर क्या बिहेवियर करेंगे डिप्राइव्ड ग्रुप स्टूडेंट्स के साथ उनकी टीचिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल को आप समझे होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, in an inclusive classroom a teacher dash individualized education plans। कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसे हम सामाविक शिक्षा कहते हैं हिंदी में, उर्दू में कहते हैं कि यकसां जो क्लासरूम है जिसके अंदर हर तालिब इल्म को, हर स्टूडेंट को सीखने का मौका फराहम किया जाता है, उसके अंदर एजुकेशन का कौन सा प्लान है या फिर टीचर को कौन सा प्लान रखना चाहिए। ऑप्शन 1 है शुड नॉट बी प्रिपेयर, कि टीचर को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान नहीं बनाना चाहिए, शुड नॉट प्रिपेयर। ऑप्शन 2 है शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कि उसको कभी कभार प्रिपेयर होना चाहिए। 3 है शुड एक्टिवली प्रिपेयर्ड। ऑप्शन 4 है शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है। इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में बताता चलूँ कि इंक्लूसिव क्लासरूम यानी सामाजिक शिक्षा, जिसके अंदर हर टाइप के स्टूडेंट को एजुकेशन हासिल करने का राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसकी वकालत RTE 2009 भी करता है। ठीक है, तो जिसके अंदर हर किस्म के, चाहे वो फिर वो बच्चा फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो या फिर फिज़िकली चैलेंज पर्सन हो, इस तरह के जो भी स्टूडेंट हैं उनको स्कूल के अंदर तमाम किस्म की सहूलियात देना ये मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज प्लान को टीचर क्या करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है शुड एक्टिवली प्रिपेयर, ये उसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। कि अगर आप इसको लगा कर देखिए अब कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड एक्टिवली प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक, उसके नीड के मुताबिक, उसकी मेंटल एबिलिटी के मुताबिक टीचर को इंडिविजुअल प्लान को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। ये सवाल बार बार अक्सर सीटेट में पूछा गया है, प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी ये कमज़ोरियाँ हैं पढ़ाने के ताल्लुक से। ऑप्शन 1 है अटेंशन ऑफ द डिफिसिट डिसऑर्डर। 2 है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग। 3 है इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। 4 है इंगेजिंग द रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद द रीडिंग। हम जानते हैं कि डिसलेक्सिया उस बीमारी को कहते हैं या उस इनएबिलिटी को कहते हैं जिसके अंदर बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझे हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज़ बेस्ड ऑन। अभी अभी मैंने आपको गुज़िश्ता सवाल में ये बात हो बहु इसी तरह की बताई है कि इंक्लूसिव क्लासरूम एज एडवोकेट इन द राइट टू एजुकेशन है, कि तो राइट टू एजुकेशन RTE 2009 है, वो इसकी वकालत करता है, इसकी एडवोकेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जो वकालत करता है उसकी बेस्ड क्या है। ऑप्शन 1 द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल। ऑप्शन 2 ए सिस्टम सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबल, कि डिसेबल के लिए आप सिंपैथी बता रहे हैं। ऑप्शन 3 है राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ऑप्शन 4 है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पर है कि RTE किस बुनियाद पर इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो हमको नज़र आता है कि RTE किस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो वकालत की जो बुनियाद है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की करता है RTE, कि हर बच्चे को चाहे वो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो उसको दीगर जो स्टूडेंट्स से नॉर्मल उनके साथ बैठने का, उनके साथ सेम फैसिलिटीज़ हासिल करने का और राइट टू एजुकेशन हासिल करने का जो राइट है वो किस बुनियादों पर है, वो राइट
बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये आंसर है उसका कि ये जो बुनियादें हैं वो हुकूक़ हैं, ह्यूमनिस्टिक इंसानी हुकूक़ हैं, उस बुनियाद पर आरटीई इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज जो हैं उनके फ्रेमवर्क हैं, आप जानते हैं सीडीपी के अंदर कि ये जो लर्निंग प्राइमरी उनके सामने क्या है। ऑप्शन 1 है बेस्ड ऑन रोल मेमोराइजेशन, सेकेंड है सेंटर्ड अराउंड द रीइंफोर्समेंट, थर्ड है एक्वायर्ड थ्रू द कंडीशनिंग, और फोर्थ है फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, फोकस्ड ऑन प्रोसेस और मीनिंग मेकिंग के कंस्ट्रक्टिविस्ट जो फ्रेमवर्क है वो किस बुनियाद पर काम करता है प्राइमरीली, वो है फोकस्ड ऑन प्रोसेस, अमल की बुनियाद पर और मीनिंग मेकिंग की बुनियाद पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 है न्यू थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। न्यू थ्योरीज, तो ये वर्ड देखकर ही आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि न्यू थ्योरीज क्या है। न्यू थ्योरीज अजीज़ दोस्तों उसे कहते हैं जो बोली कहानियाँ हैं या बोली वाक़यात हैं, बोली क़िस्से हैं जो बच्चे आमतौर पर एक दूसरे से सुनी सुनाई होती है। बचपन में भी आपने बहुत सारी न्यू थ्योरीज सुनी होंगे कि हाँ ऐसे ऐसा हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, जो जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो ये जो बच्चों की जो न्यू थ्योरीज होती हैं ख़ास तौर पर, उसको आप बच्चे तामीर करते हैं तो उसके मामले में टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, टीचर को नज़रअंदाज करना चाहिए। सेकंड है शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, कि इस तरह की न्यू थ्योरीज बयान करने वाले बच्चों को पनिश करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप जो है बिल्कुल रद्द कर दीजिए ऑप्शन को। थर्ड है शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू द रिपीटेटिव मेमोराइजेशन। फोर्थ है शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग द काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। जो कुछ भी वाक़या, जो कुछ भी मनगढ़ंत बातें सुनी सुनाई बच्चे तक आती है तो उस मामले में टीचर का जो रोल है अजीज़ दोस्तों वो है कि उन कहानियों को, उन बातों को टीचर काउंटर करें, उनको एविडेंस के साथ साइंटिफिक वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए तुलबा के उन बातों को चैलेंज करें, उनको सही तफ़हीम कराएं, उनको सही गाइडेंस करें। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आप इस सवाल को समझे होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी प्रमोट्स, तफ़्ल मरकोज़ जो तालीमी नफ्सियात हैं वो प्रमोट करती है किस चीज़ को। ऑप्शन 1 है इंक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक। ऑप्शन 2 है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, थर्ड है रोड मेमोराइजेशन, और फोर्थ है लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग, और स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी। तो यहाँ पर आप चाइल्ड सेंटर की जब बात होती है सीडीपी के अंदर स्पेशल एक छोटा सा चैप्टर है चाइल्ड सेंटर एंड एजुकेशन, उसके अंदर आप देखेंगे तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर के पनिश करना या फिर मेमोराइजेशन है या फिर रोड लर्निंग है या स्टूडेंट की क्वालिटीज़ की बुनियाद पर, उनकी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर उनको कैटेगराइज करना, इन तमाम बातों को रद्द किया गया है, इनकी मुखालिफत की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में चाइल्ड सेंटर के अंदर जो ख़ास तौर पे दो मेथड हैं, चाइल्ड सेंटर और टीचर सेंटर। ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंटर था, जिसके अंदर टीचर के ऊपर फोकस था और एम्फेसाइज किया जाता था। आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड को एम्फेसाइज करती है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उसको एक्सपीरियंस देने की वकालत करती है। इसलिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ख़ास तौर पर ऑप्शन नंबर जो है 2 ये सही आंसर है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। जो NCFA 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंदर भी आपको चाइल्ड सेंटर ही तस्वुरात मिलेंगे, पॉलिसी मिलेगी, जिसमें तलबा को, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस देने की बात की गई है, नेचुरल फिनोमिना को तालीम से मरबूत करने की बात की गई है। आइए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, इमोशन और कॉग्निशन डैश
each other. Option 1 है completely separate from, सेकेंड है independent of, थर्ड है interwoven with, फोर्थ है not related to. तो यहाँ पर इमोशंस और कॉग्निशन के बारे में बात की कि जो एक दूसरे पर क्या डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट है या इंटरवोवन है या फिर एक दूसरे से कुछ भी रिलेटेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. विच और द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव. कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है जो सही है. ऑप्शन 1 है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल. ऑप्शन 2 है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन. ऑप्शन कट. थर्ड है लर्निंग इज कंडीशनिंग बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन. फोर्थ है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव मैनेजमेंट. यहाँ पर लर्निंग के बारे में कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को जानना है. ऑप्शन नंबर, मेरी नज़र में ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव मैनेजमेंट इंगेजमेंट. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप समझे होंगे. आइए देखते हैं अगला सवाल. क्वेश्चन नंबर 22 है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स. ऑप्शन 1 is an effective way to encourage conceptual change. Second है leads to confusion in the minds of the students. Third है causes gaps in the understanding of the concept. Fourth है focuses on the procedural knowledge rather than conceptual understanding. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देना या वाज़ एग्जाम्पल्स देना, ये जो टीचिंग के अंदर टीचर जो काम करता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर मेरे नज़र में ऑप्शन नंबर 1 है कि एग्जांपल्स देना ये या नहीं देना या वाज़े तसव्वुरात की वजाहत करना. तो ये क्या है कि इफ़ेक्टिव वे है टू इनकरेज द कंसेप्चुअल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 है रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड. क्या आप repeatedly you are asking repeatedly children to engage in the learning activities बजाय पनिशमेंट के या फिर किसी किस्म के गेन के, बगैर किसी रिवॉर्ड के. तो इससे क्या होता है. ऑप्शन 1 है डिक्रीजेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ऑप्शन 2 है इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ऑप्शन 3 है वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी rather देन परफॉर्मेंस गोल. ऑप्शन 4 है डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्विंग इन लर्निंग. मेरी नज़र में ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर यही है. ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्विंग इन लर्निंग. क्या आप यहाँ पर बच्चों को बग़ैर किसी गेन के यानी कि बग़ैर किसी रीइंफोर्समेंट के, बग़ैर किसी रिवार्ड के सिर्फ इंगेज कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में, तो बच्चों के अंदर नेचुरल इंटरेस्ट बाकी नहीं रहेगा, क्यूरियोसिटी नहीं बाकी रहेगी. इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रिवार्ड और गेन को बड़ी अहमियत हासिल है. उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप समझे हैं. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग. मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस जो है प्रमोट हैं. ऑप्शन 1 है कॉर्पोरल पनिशमेंट, गलत बात. कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सही है. थर्ड है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, के मुसलसल और हम जहद आप जो है उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं. फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट कंपेरेटिव इवेल्युएशन, ये बात गलत है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड वाला जो है तो सही था, इसलिए यहाँ पर आंसर में ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन. क्या आप कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को. ऑप्शन 1 है डिलीवरिंग अ लेक्चर के ज़रिए. सेकेंड है बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स. थर्ड है
बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल। फोर्थ है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। मेरी नज़र में क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कि अगर बच्चों को आप फैसिलिटेट करना है उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपको उनको जो है स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देना पड़ेगी एक्सप्लोर होने के लिए, डिस्कशन के लिए, तभी उनके जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। कि एक प्राइमरी टीचर बच्चों को इनकरेज करता है किस लिए कि इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बने। किस तरह? ऑप्शन 1 है ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, कि आप हर टास्क के लिए उसको मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं। ऑप्शन 2 है एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। थर्ड है डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, आप उसके इनकरेक्ट आंसर को डिसमिस कर रहे हैं। फोर्थ है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंटेटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। मेरी नज़र में क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंटेटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट द रैपिड पेस। कि ऐसा कौन सा डेवलपमेंट का पीरियड है जिसमें फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट रैपिड स्पीड से बढ़ती है। ऑप्शन 1 है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड। थर्ड है मिडल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ऑप्शन 4 है एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 27 में जो रैपिड ग्रोथ होती है फिजिकल की डेवलपमेंट की, तो वो ऑप्शन नंबर 1 है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, 0 से 2 साल की उम्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल इसमें नहीं है जो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। सेकेंड है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। थर्ड है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड environment. फोर्थ है डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट इज द यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस, के कल्चरल कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता, ये यूनिवर्सल है। तो हमने बार बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा है कि डेवलपमेंट के ऊपर कल्चर का बड़ा इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन में कहा गया है वो बयान बिल्कुल गलत है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन यानी कि इनफरादी तगय्युर की प्राइमरी वजूहात क्या है। ऑप्शन 1 है द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ पेरेंट्स, कि पैदाइश से ही जो जेनेटिक कोड एक तालिब इल्म एक बच्चा रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से। ऑप्शन सेकेंड है द इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स, पैदाइशी खसूसियात। थर्ड है द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, माहौल के उसके असरात हैं। 4 हैं द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इंडिविजुअल वेरिएशन की यही वजूहात है, ऑप्शन नंबर 4, के आप में और हर इंडिविजुअल में एक डिफरेंस है जिसकी वजूहात जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट 4 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ये सवाल जो है हमने उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ एजुकेशन के अंदर कि सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन 1 है फैमिली एंड नेबरहुड। सेकेंड है फैमिली एंड मीडिया। थर्ड है स्कूल एंड मीडिया। फोर्थ है मीडिया एंड नेबरहुड। तो यहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी किसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर 3।
स्कूल एंड मीडिया आर द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। उम्मीद है कि आप इन वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। आप सभी का शुक्रिया कि आपने इन मुकम्मल वीडियोस को अच्छे तरीके से समझा, और उम्मीद है कि आप सभी व्यूवर्स जो टीईटी और सीटेट दे रहे हैं इंशाल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे। आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस खिदमत के बदले में हमारे लिए भी दुआ खैर फरमाएँ, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। और एक अपील है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सीटेट देने वाले, टीटी देने वाले सभी तलबा व तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।